न्यायिक आयोग के बाद एसआईटी का जो गठन किया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, क्या उससे अतीक और अशरफ के हत्या का सच सामने आएगा? नमस्कार, आपका स्वागत है सवाल इंडिया का में। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि क्या जो पूरा सच है, इन तीन अपराधियों के पीछे कोई बड़ी साजिश थी, कौन लोग थे जो ये मारने आए थे, कैसे इन तीनों को इकट्ठा किया गया, क्या इससे जो न्यायिक आयोग है, जो एसआईटी के बाद अब एसआईटी भी बनाई गई है, क्या उससे आरोपियों का जो कुल मिलाकर जो मोटिव था, क्या करना चाहते थे, क्या किसी का इनको समर्थन प्राप्त था, क्या ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी? ये आज बड़ा सवाल है। आरोपियों, एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि आरोपियों के जेल बदले गए हैं। सरेआम हत्या से पुलिस की बड़ी चूक हुई है, उसको देखते हुए क्या पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इन आरोपियों की भी हत्या हो सकती है और इसी वजह से अब जो तीन जो आरोपी हैं, जिनकी आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, सनी सिंह, अरुण मौर्य और उसके साथ साथ लवलेश तिवारी, ये जो तीनों आरोपी हैं 18 से 23 वर्ष की आरोपी हैं, एक 18 साल का, एक 22 साल का, एक 23 साल का। इनको अब नैनी जेल से निकालकर प्रयागराज की इनको भेज दिया गया है प्रतापगढ़ की जेल में, क्योंकि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इनके ऊपर प्रयागराज की जो जेल है वहां पर इन पे हमला हो सकता है। अब इस तीनों आरोपियों को शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा कारण कहे गए हैं कि उसकी वजह से आज दोपहर को सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी को प्रतापगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। ऐसी खबर है कि पुलिस को यह सूचना या इनपुट मिला था कि इन तीनों पर नैनी जेल में हमला हो सकता है। तीनों आरोपी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। तो माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की सरेआम हत्या की जांच जो है प्रयागराज की पुलिस कमिश्नर ने एक एसआईटी उसके लिए बनाई है। एसआईटी में 3 सदस्य होंगे। एडिशनल कमिश्नर क्राइम जो हैं सतीश चंद्र एसआईटी के प्रमुख बनाए गए। जांच के लिए जो आयोग बना है वो भी अपनी जांच पूरी करके 2 महीने में रिपोर्ट रखेगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्याय आयोग जो है उसको कहा गया है कि 2 सप्ताह में आपको अपनी 2 माह के अंदर आपको अपनी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा करके रखना है। तो एक तो खबर ये देख रहे हैं आप एसआईटी वाली, साथ ही साथ जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा और अपने ग्राफिक के जरिए आपको समझाता हूं कि जो न्यायिक आयोग बना है वो क्या क्या काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग होगा, 2 माह में इसकी जांच पूरी करेगा, सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। न्यायिक आयोग 3 सदस्य इसमें हैं, जिसमें रिटायर्ड जज अरविंद कुमार त्रिपाठी आयोग के प्रमुख होंगे। आयोग में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुवेश कुमार सिंह भी होंगे। रिटायर्ड जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सोनी आयोग के सदस्य होंगे। सौरभ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं और कुछ सवाल उनसे लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जमीन पर क्या हो रहा है। सौरभ, जो 3 आरोपी हैं उनको नैनी जेल से निकालकर, प्रयागराज से निकालकर अब प्रतापगढ़ भेज दिया गया है। आशंका यही जताई जा रही है कि क्या एक साजिश को छुपाने के लिए बड़ी साजिश का अंदेशा है क्या कुछ? देखिए, साजिश की जांच तो जैसे आपने बताया कि न्यायिक आयोग बन गया है वो कर रहा है, और इधर प्रयागराज के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी एक 3 सदस्यों की एक एसआईटी बना दी है जो कि पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। जो एसआईटी हैं वो एडिशनल सीपी लेवल के अधिकारी हैं, सतीश चंद्र, वो हेड करेंगे। इसमें एक जॉइंट कमिश्नर और एक लीगल एक्सपर्ट है। ये 3 लोगों की कमेटी बनाई है जो लोकली ये पूरा जो हत्याकांड हुआ है इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब चूंकि नैनी जेल में अतीक का छोटा बेटा, जो 2 नंबर का बेटा है अली, वो बंद है और अतीक के तमाम गुर्गे हैं वो नैनी जेल में बंद हैं। तो पुलिस को ये इनपुट था कि ये जेल में हमला हो सकता है और इन तीनों की हत्या की जा सकती है, इसीलिए बिल्कुल चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से इनको आज प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो प्रतापगढ़ जेल में तीनों रहेंगे। अब जैसे कि आपने कहा कि एक साजिश को छुपाने के लिए दूसरी साजिश की जा सकती है। देखिए, चूंकि जब पुलिस ने जब अतीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि उसकी जान को खतरा है अगर साबरमती से उसको यूपी लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि हम इनकी सुरक्षा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अतीक से कहा था कि आप यूपी पुलिस पे भरोसा रखिए। और अतीक का और अशरफ का बयान भी है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, तो दोनों की आशंका तो सच साबित हुई। तो सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछे उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक न्यायिक आयोग बना दिया कि देखिए न्यायिक आयोग बना रहे हैं।
और ऐसे में न्यायिक आयोग बनाने के बाद भी अगर इन तीनों को की जान को खतरा हो जाता है, कोई थ्रेट हो जाता है या हत्या हो जाती है, जो जैसे कि अतीक और अशरफ की हो गई इतनी सैकड़ों पुलिस के होते हुए भी, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है यूपी सरकार के लिए। इसीलिए 2 जांच आयोग बना दिए गए, एक न्यायिक जांच आयोग जिसके बारे में आप बता रहे थे, रिटायर्ड जस्टिस जिसको हेड करना है, और एक पुलिस कमिश्नर ने बना दिया है जांच आयोग जो कि लोकली इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनका मोटिव क्या था। जी, एक और बहुत अहम बात है जो अभी निकल करके सामने आई है, इसकी शायद जी अंकित, मैं ये आपसे सवाल और पूछना चाहता हूं। ये कल से ही चर्चा चल रही है और बार बार लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि पुलिस की प्रेस रिलीज जो आई थी उसने कहा कि 3 अपराधी हैं, ये तीनों बड़े युवा अपराधी हैं, 18 वर्ष से 23 साल के अपराधी हैं, तीनों अलग अलग जगह से आते हैं। इन तीनों को अलग अलग जगह से कैसे ये इकट्ठे हुए, कैसे ये प्रयागराज पहुंचे, प्लानिंग जो की गई, अगर ये इतने छुटभैया अपराधी थे तो इन तीनों के पास विदेशी हथियार कहां से आ गए? पूरी प्लानिंग जो है, क्या इनके पीछे कौन है, इसको लेकर भी कुछ जांच चल रही है? बिल्कुल जांच चल रही है। देखिए, न्यायिक आयोग अभी तो वो जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस, हमें बताया गया था कि आज इनकी कस्टडी लेगी वापस, क्योंकि संडे कस्टडी नहीं ले सकते हैं। जो संडे जो जज होते हैं, ड्यूटी जज होते हैं, उनके पास पावर्स नहीं होती पुलिस कस्टडी लेने की। तो पुलिस आज शायद वो पिटीशन मूव करे कस्टडी लेने के लिए। देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक छुटभैया तो नहीं, सनी सिंह है वो छुटभैया नहीं था। उसके ऊपर जो मुकदमे है वो ड्रग ट्रैफिकिंग के मुकदमा है, उसके ऊपर इलीगल वेपन का मुकदमा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, छेड़छाड़ का मुकदमा है, और उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। वो जेल जा चुका है, हमीरपुर जेल में था, और उसी जेल में सुंदर भाटी भी था। तो वो कनेक्शन भी अभी स्टैब्लिश करना पड़ेगा पुलिस को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हम लोग लगातार सुबह से अंकित कोशिश कर रहा हूँ यही पता कर लूँ कि इतनी महंगी पिस्टल, टर्की मेड पिस्टल जो 2 हैं इनके पास, एक जिगाना पिस्टल है जिसकी कीमत 7 लाख से ज़्यादा है, वो ऐसी इतनी महंगी पिस्टल्स इनके पास कहाँ से गई? एक हमीरपुर में रहने वाला है सनी सिंह, दूसरा रहता है बांदा में, और तीसरा पानीपत, कासगंज का रहने वाला है लेकिन पानीपत में था। तो ये मिले कैसे? तो तमाम विरोधाभासी बयान आए हैं अभी तक। पुलिस ने कुछ प्लांट भी कराया है कि माफिया बनना चाहते थे, तमाम चीज़ें हैं, पर अभी तक जब तक ऑन रिकॉर्ड कुछ ना कहा जाए, क्या ये बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर शूटर है, आपने भी देखा होगा अंकित, बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल तरीके से गोली चला रहे हैं, और 20 गोलियां चलाई और 15 गोली निशाने पर, 14 गोली निशाने पर, 9 गोली अतीक को लगी और 6 गोली अशरफ को, इसके अलावा 1 गोली किसी और को नहीं लगी। जबकि इस पूरे विसिनिटी में 25-30 मीडिया वाले थे, 15-20 पुलिस वाले थे, लेकिन किसी को 1 गोली नहीं लगी। बस क्रॉस फायरिंग में लवलेश को 1 गोली उसके पैर में लग गई, जो गोली उसके बाकी 2 साथी चला रहे थे। तो बहुत प्रोफेशनल शूटर्स थे ये लोग, इनकी ट्रेनिंग हुई थी, इन्होंने अपने बयान कुछ बदले हैं, इनको किसी ने मारने के लिए भेजा था। और इस बीच अतीक ने भी कुछ शायद लेटर्स हैं जो मरने के पहले लिखे हुए थे, उसकी वो बड़ी खबर है, उसकी पुष्टि हम थोड़ी देर में कर पाएंगे। कुछ लेटर्स उसने मरने से पहले लिखे थे, और वो शायद लेटर्स जो उसके वकील है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भेजेंगे। तो अभी वो भी जानकारी आनी बाकी है। अभी काफ़ी कुछ है स्टोरी में, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स होने बाकी हैं। सिर्फ इतना कह देने से कि वो माफिया बनना चाहते थे, अतीक से बड़ा डॉन बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हत्याकांड की, इतना सीधा मामला लगता नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर जो आप बता रहे हैं कि भाई अगर ये छुटभैया थे, नहीं थे, क्राइम में अगर इनकी एंट्री थी, बड़े माफिया बनना चाहते थे, पर ये एक बड़ी साजिश है जिसमें पैसा लगा होगा, लोग लगे होंगे, ट्रेनिंग लगी होगी, पूरी तैयारी लगी। एक कैमरा भी इनके पास से मिला, एक माइक आईडी भी मिला, 3 फर्जी मीडिया के आईडी भी मिले, 2 बंदूकें जिनकी बात कर रहे हैं, लाखों रुपए में उस बंदूक का खर्चा होता है। तो ये सब चीजें कहां से आई, किसने दी, इसका खर्चा किसने उठाया, ये सब बड़े सवाल हैं सौरभ। बिल्कुल, देखिए, जैसा जितना एक पत्रकार के तौर पर समझ में आता है कि पूरे 20 लाख रुपए का तो खर्चा सामने दिख रहा है। 3 पिस्टल की कीमत मिला लें, रहने का, आने जाने का, मीडिया माइक बनाया, होटल में रुके, स्टेशन के पास एक लॉज है उसमें रुके, तमाम 20 लाख का तो खर्चा आ गया। तो 20 लाख रुपए इनके पास आए क्यों? और माफिया बनना चाहते थे तो अतीक के इतने नज़दीक कैसे पहुंच गए? सवाल देखिए, जब आप अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाते हैं तो बॉडी कैमरे लगाते हैं, बुलेट प्रूफ पहनाते हैं, वज्र वाहन में ले जाते हैं। जब आप साबरमती से लेके आते हैं प्रयागराज, और उस प्रयागराज में जो कि अतीक का स्ट्रॉन्ग होल्ड का इलाका है, जहाँ के शूटर्स हैं, वहाँ पर सिर्फ 15 से 20 पुलिस वाले। उसमें भी आपको याद होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अंकित, आपको पिछले साल आपको याद होगा रोहिणी जेल में गोगी का मर्डर हुआ था, जो गैंगस्टर गोगी के कोर्ट के अंदर, और 3 सेकंड के अंदर वहीं जो हमलावर थे उनको जो स्पेशल दल के कमांडो ने उन्होंने मार के ढेर कर दिया, तो वहीं मर गए थे। तो इन्होंने 20 राउंड फायर किए, पुलिस वालों ने 1 राउंड फायर नहीं किया।
तो बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब न्यायिक आयोग करेगा जांच। पुलिस अभी ये कह रही है, हमारे कुछ बड़े अधिकारियों से बात हुई यूपी पुलिस के, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को तो सिर्फ खराब दिखता है, देखिए हमारे कितने जो पुलिस वालों ने जबाज तरीके से उनको पकड़ लिया, जबकि आप वीडियोज हैं वो कह रहे हैं सरेंडर सरेंडर, और जिनके हाथों में हथियार थे उन्होंने नहीं पकड़ा, जिनके हाथों में हथियार नहीं थे उन्होंने हिम्मत दिखा के पीछे से पकड़ा, जब गोलियां चली तो ये पुलिस वाले पीछे हो गए। तो अभी बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आप ठीक है, अतीक अहमद बहुत बड़ा माफिया था, गुंडा था, 100 मुकदमे थे, दोषी करार था, उमेश पाल मर्डर किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सज़ा थी, सब कुछ था, लेकिन न्याय से बढ़कर तो कोई नहीं। और पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए तो सबसे बड़ी चूक यही है। और फिर आप भी मत कहिए कि हमारे प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जहाँ पर सैकड़ों पुलिस वाले हैं वो अतीक अहमद की हत्या कर देते हैं, अशरफ अहमद की हत्या कर देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल अंकित जो है, ये तीनों हमलावर हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है हमें। इन्होंने सरेंडर करने के बाद धार्मिक हिंदुओं का धार्मिक नारा क्यों लगाया? क्या इनकी मंशा प्रदेश में दंगा कराने की थी? इनकी मंशा क्या थी? उन्होंने पकड़ने के बाद धार्मिक नारे क्यों लगाए? इस बात का जवाब अभी तक हमारे जो पुलिस सूत्र हैं उनसे मिल नहीं पाया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कई बड़े सवाल उठते जरूर हैं। सुरक्षा ड्यूटी में पुलिस वाले कम क्यों थे, जैसे सौरभ कह रहे हैं? 100 से ज्यादा पुलिस कर्मी जो पहले जिनको जेल से लेकर आए थे, साबरमती से लेकर वहां तक पहुंचे थे, प्रयागराज तक, सुरक्षा घटाकर वो 20 क्यों रह गए? देर रात मेडिकल जांच क्यों कराई गई? केस में 3 शख्स हथियार लेकर अतीक के इतने करीब पहुंच गए और पुलिस ने इसका कोई जवाबी कार्रवाई तक नहीं करी। अतीक की गाड़ी को अस्पताल के गेट से पहले क्यों रोका गया? वारदात के दौरान पुलिस ने एक भी गोली क्यों नहीं चलाई? शूटर्स के पास विदेशी हथियार कहां से आए? क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है? चर्चा करने के लिए आलोक लाल साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले लाल साहब, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, हमने ये कुछ सवाल जो उठाए हैं सर, ये वाजिब सवाल नहीं है क्या कि कोई भी इस तरीके का एक ऑपरेशन है, इतने पेशेवर तरीके से इसको पूरे अंजाम दिया गया अतीक अहमद जैसे व्यक्ति को मारने के लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस के सवाल के साथ साथ ये भी तो जांच जरूरी है कि ये जो शूटर्स थे, इनके पास ये रिसोर्सेज कहां से आए कि ये इतना बड़ा पूरा ऑपरेशन को प्लान कर पाए? अंकित, ये समझ लीजिए कि ये दो चीजें एक साथ हो रही है। एक तो जांच हो रही है जो कि जस्टिस त्रिपाठी करेंगे, उनकी टीम करेगी, और दूसरी विवेचना होगी, जिसको अंग्रेजी में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं और जांच को इंक्वायरी कहते हैं। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए, इंक्वायरी जो है वो इस बात की होगी कि ये भूल किससे हुई, किस प्रकार से वो मारे गए। कहने का मतलब ये कि पुलिस की जो व्यवस्था थी उसमें क्या ढिलाई रही, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, और अगर देखा था तो फिर वो प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए जो लिए जाने चाहिए थे, आदि आदि। तो ये तो जांच का विषय है। तफ्तीश का विषय या विवेचना का विषय ये है कि ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं और इनसे जुड़े हुए जो दूसरे लोग प्रकाश में आएंगे, उनके पीछे क्या किसी का वरद हस्त था? इनके पास कहाँ से फाइनेंसेस आए? इनका मोटिव क्या था? इन्होंने ऐसा क्यों किया? किस उद्देश्य से किया? और कराने वाला कौन था जी? ये सारी बातें विवेचना से आएंगी। तो इन दोनों टीम्स का अलग अलग काम है। जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जस्टिस त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है, उनका काम ये देखना है कि पुलिस की कहाँ चूक थी, पुलिस की व्यवस्था में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इतना बड़ा ये कांड हो गया कि एक एक्यूज्ड अंडर डिटेंशन पुलिस को मार दिया गया। जहाँ तक तफ्तीश की बात है, विवेचना की बात है, उसमें ये देखा जाएगा कि 3 मुलजिम जो पकड़े गए हैं, इनके अलावा और कौन लोग थे, इनके तार किनसे जुड़े हुए थे, कैसे अपराध को अंजाम दिया गया। तो अपराध का मामला जो है वो विवेचना से खुलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, जो इंक्वायरी कमीशन क्या करेगा, एसआईटी क्या करेगी, दोनों के अपने अलग अलग काम हैं। घनश्याम तिवारी, क्या इसी बात को मान के छोड़ दिया जाए जो पुलिस ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की है कि बड़े माफिया बनना चाहते थे ये तीनों और इसी वजह से इन्होंने हत्या कर दी? क्या इस बात पे सवाल नहीं उठने चाहिए जो अशरफ कह रहा था कुछ दिन पहले कि हमको मार दिया जाएगा, हमको किसी ने बताया है, पुलिस वाले ने, कि हमारी इस तरह से हत्या कर दी जाएगी, हमने एक चिट्ठी भी लिखी है? इनके पीछे असली खिलाड़ी कौन है, ये जांच होना और उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। नमस्कार अंकित, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। असली खिलाड़ी और उस खिलाड़ी में वो किरदार कौन है जो कैबिनेट मंत्री
ये हत्या होने के कुछ मिनट के बाद कहते हैं कि आसमानी न्याय हो गया या जैसे को तैसा मिल गया। इस देश में जैसे को तैसा का सिस्टम, तालिबानी सिस्टम लाने वाली ठोको सरकार, ढोंगी प्रशासन, जो जहां पर मंच पे कहा जाता है कि गाड़ी पलट भी सकती है, मीडिया के मंच पे कहा गया गाड़ी पलट भी सकती है, ये गाड़ी पलट भी सकती है का दूसरा रूप है। जहां पर जिसके ऊपर आरोप लगा उसके ऊपर इससे पहले सिर्फ थप्पड़ मारने का आरोप था और का जुर्म था, और उसके फेसबुक पे आपको महाराज लवलेश तिवारी, महाराज जी की सरकार में महाराज लवलेश तिवारी ने इस हत्याकांड को लीड किया। वो महाराज लवलेश तिवारी की तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, और उन तस्वीरों के अलावा वो स्वयं को और उसका भाई उसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बताता है, बांदा का जिला सह प्रमुख बनाता है। तो मुख्य बात यह है कि अब एक सिस्टम तैयार हुआ है जहां आप एक गुंडे को लगातार मीडिया और इकोसिस्टम के प्रोपेगेंडा से पहले बहुत बड़ा शैतान और दानव बनाइए, और उसके बाद आप अपने तंत्र को उसके गोली बारी बमबारी में जोड़ दीजिए। फ्रॉम एनकाउंटर टू फेक एनकाउंटर टू किलिंग टू स्टेज किलिंग, सब चीजें, सब तार जोड़ दीजिए, और फिर वो इकोसिस्टम उसको सेलिब्रेट करेगा। लोकतंत्र के गोली से रिप्लेस किया जा रहा है, जो पूरे देश के लिए खतरनाक है। सवाल है क्यों किया जा रहा है, आखिरी बात, या इसमें जवाब ये है कि या तो इसलिए किया जा रहा है कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की लापरवाही से जो पार्टी 10,000 करोड़ खर्च करती है, अपने छुटभैया नेताओं को जहाज दे सकती है, उसने सीआरपीएफ को मांगने पर भी जहाज नहीं दिए, और जिसके बाद हमारे 40 जवान शहीद हुए, ये सरकार की लापरवाही के चलते ये इनका खोखला देश प्रेम, घिनौना नेशनलिज्म सामने आया है। साहब जवाब दीजिए, जो घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि ये पूरा जो आपने जो खेल रचा गया है, ये खेल सारा अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए रचा गया है, क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री की तरफ उठाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा, तो वो भी एक गवर्नर के द्वारा, एक पूर्व गवर्नर के द्वारा, तो इस वजह से पूरा जो खेल ही रच दिया गया है कि अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया जाए। एक घटना कीजिए, बड़ी घटना छुपा लीजिए। देखिए अंकित, ये मैंने पहले भी आपके टेलीविजन पे बोला था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे प्रशासन का, पुलिस का, इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेलियर हुआ है। ये जिस तरीके से ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या की गई, उसमें अभूतपूर्व ये चूक हुई है। अब जिससे प्रशासन से चूक हुई है, पुलिस से चूक हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसी से चूक हुई है, जिससे भी चूक हुई है, लेकिन चूक हुई है। और अब वो जो लोग बातें सामने आ रही हैं कि 20 लाख का वेपन था उसके पास और ये सारी चीजें, और जैसा आप लोग उसका घर वर दिखाए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके घर से ये 20 लाख का वेपन फाइनेंस करने की कोई ताकत रखता होगा। वो मिट्टी के घर हैं, किसी तरीके से उसमें मेकशिफ्ट करके लोग रह रहे हैं। तो इट्स अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी जिसको ढूंढ निकालना होगा कि इसके पीछे कौन लोग थे। और ये कहना कि ये अतीक से बड़ा डॉन बनना चाह रहे थे, अभी के माहौल में कोई भी, अगर मैं भी चाहूं कि मैं यूपी का डॉन बन जाऊं, तो अभी वहां के माहौल को देखते हुए मैं अपने इरादों को ठंडे बस्ते में रखूंगा, क्योंकि अभी वहां पर ऐसा आपको क्यों लगता है ऐसा ठंडे बस्ते में रख देंगे? क्योंकि जो पुलिस वहां पर थी ना, तो पुलिस ने जवाबी कुछ कार्रवाई की। ये तो कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त होती है तो आदमी डरता है ना। कानून व्यवस्था दुरुस्त अगर होती तो उमेश पाल की जो घटना हुई, उसकी हत्या जिस तरह जघन्य तरीके से हुई, वो घटना ना होती। उसके बाद ये जो घटना है ये ना होती, और ऐसी कई घटनाएं, पूरी फहरिस्त है। मैंने अंकित जी कहा ना, ये सब अभूतपूर्व चूक हुई है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो न्यायिक जांच कमेटी और एसआईटी गठित की गई है, इनके रिपोर्ट्स आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर घनश्याम तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता ये भी कह रहे हैं रिश्ते तो इनके बीएसपी और एसपी किससे थे, तो कुछ इन्होंने ही तो कुछ नहीं करा दिया ये पूरा अपने रिश्ते छुपाने के लिए, ऐसा आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। दो तथ्य हैं सामने। एक तथ्य जिसपे मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट किया गया, जिसपे बहस नहीं की जा रही, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने औपचारिक बयान नहीं दिया है कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर को पुलवामा पर चुप रहने को कहा, जब उन्होंने कहा कि आप लोगों की लापरवाही के चलते आप लोगों ने सीआरपीएफ को जहाज मांगने पर भी नहीं दिए, इसलिए हमारे जवानों की शहादत हुई। तो ये एक तथ्य है, इस पे समूची पार्टी खामोश है। इसको मीडिया में पार्टी का प्रयास है कि दब जाए किसी तरीके से। और दूसरा तथ्य ये है
कि छुटभइये अपराधी आते हैं, एक व्यक्ति को 1 महीने से मीडिया उसको दिखा रही है आते हुए जाते हुए, हर तरीके से दिखा रही है, और बम गोली का माहौल बना हुआ है और लोग इस तरीके से आते हैं। बहुत आराम से 20 राउंड फायरिंग होती है और 18 पुलिस वाले एक चू नहीं बोलते हैं, जिस पुलिस ने उत्तर प्रदेश में 10,000 एनकाउंटर किए हों। तो फेक एनकाउंटर, किलिंग, स्टेज्ड किलिंग, ये सारा एक तंत्र है। 2008 तक अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का सदस्य था, पार्टी ने उसे बाहर निकाला। तो क्या ये जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात हो रही है कि इसको पीछे किसके, इनके पीछे कौन हाथ है, क्या उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ उंगली उठाना बेजा है क्या? समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर सत्यपाल मलिक को नहीं कहा था कि चुप रहो। जब कहा कि पुलवामा में हमला हुआ, प्रधानमंत्री पिकनिक मना रहे थे, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर समाजवादी पार्टी ने अशरफ को, अतीक को तो टिकट दिया था ना सर। मैं सवाल अतीक पे पूछूंगा, आप कुछ और कह सकते हैं, आपकी बिल्कुल मर्जी है, वो आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आपने ये बात बार बार कही कि मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। मान लीजिए सर हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, अभी का जो मेरा टॉपिक है वो अतीक और अशरफ है, उस पर मैं अगर आपसे सवाल पूछूं और आप कहें कि मैं उस वाले टॉपिक पे बात करूंगा, तो सर उस पर जब चर्चा होगी तब करेंगे ना। अभी तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि अतीक अहमद जो था वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था 2008 तक, पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया। तो क्या इसके पीछे पार्टी का जो संबंध थे उसको छुपाने का जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? जवाब सुनिए ना, मैंने कहा कि पहले मैंने मोटिव कहा, मोटिव के लिए मैंने उस बात का जिक्र किया जो डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने कहा है, जिसके ऊपर कोई मीडिया ने बहस नहीं की है। दूसरी बात कि जो आपने कहा समाजवादी पार्टी के आरोप, मार्च 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया खबर छापता है कि अतीक अहमद फूलपुर की लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हनुमान बनेंगे। कभी किसी को शैतान बनाना, कभी किसी को अपना हनुमान बना लेना। वो सीट केशव प्रसाद मौर्य ने छोड़ी थी। तो जेल से चुनाव लड़ाने वाले लोग दूसरे पे आरोप लगा। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आरोप लगा है इनके वर्तमान सिटिंग कैबिनेट मंत्री, 5 करोड़ का खेल, उनकी तस्वीरें वायरल हैं, उस पर आज तक न मंत्री से पूछा गया न उसने इस्तीफा दिया। चौथी और अंतिम बात कहूंगा कि पिछले पूरे दौर में जो नुमाइश हुई है, ये सारा खेल, इसका सारा स्क्रिप्ट तो पुलिस ही रच रही थी। कब कहां मीडिया को बुलाना है, कैसे नुमाइश करनी है, कहां पे मेडिकल एग्जाम करना है। आलोक वत्स साहब, ये सवाल तो बहुत अहम सवाल है जो घनश्याम तिवारी उठा रहे हैं। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के साथ तस्वीरें, उनकी जो अतीक की जो बीवी हैं, उन्होंने उस आरोप लगाया है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए थे चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो आज अतीक अहमद, अशरफ अहमद को इतने बड़े कह रहे हैं कि देखिए पीठ थपथपाइए, हमने इन्हें पकड़ लिया और डर गए और बुलडोजर चला दिया, उन नेताओं के संबंध अतीक अहमद से थे। तो जैसे उंगली वो उठाते हैं समाजवादी पार्टी पे, उतनी उंगलियां उठती हैं बीजेपी के ऊपर। देखिए, उंगली उठाने को तो कोई भी उंगली किसी पर उठा सकता है। अगर जुबान से ही कुछ एलिगेशन लगाना है तो लगा दें। और जो अभी समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे घनश्याम तिवारी जी कि ये बार बार सतपाल मलिक जी की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सतपाल मलिक जी को जिस समय घटना घटित हुई थी उस समय इसको उजागर करने की जरूरत थी, या अब इतने सालों के बाद कौन मानेगा इस बात को कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि अपने मन से मन गढ़ंत बता रहे हैं? अगर इतनी उस समय ये तत्परता दिखाते तो शायद ये जाने बच जाती। नहीं, पर आलोक वत्स साहब, ये वही सतपाल मलिक है जिन्हें सरकार ने 4 अलग अलग राज्यों के गवर्नर बनाया था। तो सरकार जब तक वो चुप रहे तब तक सरकार इन्हें इनाम देती रही। अब अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सरकार कह रही है कि देखिए तब क्यों नहीं बोला था। और अगर यही मापदंड है सर, यही मापदंड है सर, तो एक जेल के अंदर, दिल्ली की जेल के अंदर एक व्यक्ति है सुकेश चंद्र शेखर, जो कि एक सजा याफ्ता कैदी है। इस वक्त उसके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। वो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में, किसी नेता के बारे में कुछ कह दे तो बीजेपी कहती है देखिए क्या क्या बातें हो रही हैं। और अगर एक गवर्नर किसी के बारे में कुछ कह दे तो आपको लगता है कि इनकी बातों पर यकीन कौन करेगा? दोहरा मापदंड है सर ये तो। नहीं, मेरा ये कहना है कि वो उस समय क्यों नहीं उठाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत उठाए, मैं कह रहा हूं कि ठीक है वो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग अब के बजाय उस समय होती तो ज्यादा बेहतर होती। तो सर टाइमिंग की वजह से क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल जांच होगी और होना भी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एजेंसी है सरकार की और कौन सा मंत्रालय है जो सतपाल मलिक जी को बुलाकर इसकी जांच इनिशिएट करेगा। पर अशोक लाल साहब, डाइवर्ट हो जाएंगे हम पूरे मुद्दे से। मैं अतीक और अशरफ पे वापस आपको लेकर एक बार आता हूं।
मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, इतने साल के पुलिसिंग एक्सपीरियंस में ये गले नहीं उतरती है बात, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और जो जिस तरीके से तीनों ये अपराधी देखे गए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसका अब तो एनकाउंटर को लेकर कई बार बात होती है कि अब वो जमाना नहीं रहा, हम वैसी पुलिस नहीं रहे, सर गले कैसे उतरेगा कि 3 अपराधी वहां पर आते हैं, फायरिंग करते हैं, 20 राउंड फायर करते हैं और पुलिस वाले, हथियारबंद पुलिस वाले पलट कर एक राउंड भी गोली नहीं चलाते? कई बार फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ऐसा कुछ लग रहा है जो कुछ हुआ, वो नाटक जो था वो बड़ा अजीब सा लगा, ये बात तो सच है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा वाइड है क्वेश्चन आप कहें तो मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अगर किसी को पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा है तो एंटायरली पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर कोई भी हथियार ना चला सके, कोई भी उसके ऊपर आक्रमण ना कर सके। ये फेलियर तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखिए कि एक ऐसे आदमी को मार दिया गया जिससे बहुत सारी बातें और खुलती। ये कहा जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय उसके संपर्क थे और ISI और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। तो ये पुलिस के लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उसको बचाते। अब बात आती है कि अगर ये अतीक अहमद इतना बड़ा क्रिमिनल जो था, जिसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, आज नहीं तो कल किसी न किसी अदालत से हो सकता है सजाए मौत पा जाता। लेकिन मुझे ये कहना है, ये सजाए मौत देने का जो तरीका होता है वो निर्धारित है हमारे कानून में। उस कानून के हिसाब से चार्जशीट लगती है, उसके बाद मुकदमा चलता और किसी अदालत से निर्णय होता जी। तो ये मैं सिर्फ अतीक अहमद के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ जो हजारों की तादाद में एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये एक सवाल उठाता है कि क्या हमारा अपराधी इतना ज्यादा आज बेखौफ हो गया है कि बार बार पुलिस पे गोली चलाता है, बार बार उसको ये हिम्मत होती है कि जैसे इस केस में इंपोर्टेड हथियार ले आए और इंपोर्टेड हथियार से गोली चला दे। ये सारे अपराधी इतने बेखौफ घूम रहे हैं कि जब चाहे पुलिस पे निशाना साध लेते हैं और पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है। इतनी आत्मरक्षा की तो इतिहास में कभी जरूरत पुलिस को नहीं पड़ी थी। ऐसा क्या हुआ है? क्या अपराधी बिल्कुल खुले छूट गए? घनश्याम तिवारी, यही क्या जो लाल साहब ने कहा बहुत वाजिब बात है। एनकाउंटर में बार बार कह देती है पुलिस कि हम पर गोली चलाई, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि देखिए इतना डरा रखा है इन बदमाशों को कि कानून का राज हो गया है। दोनों विरोधाभासी बातें हैं। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की पोल खोलते हैं, जंगल राज का जो टैग अखिलेश यादव लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। देश में 300-400 ऐसे विधायक और सांसद इन्होंने अभी वर्तमान में दे रखे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। अपराध के गोद में बैठे हुए लोग, जो आप सनी सिंह की अपराध की फेहरिस्त बता रहे थे, सौरभ बता रहे थे, इस तरह के अपराधों की फेहरिस्त तो इनके मंत्रियों की है। तो जो लोग अपराध के गोद में बैठे हों वो प्रदेश के प्रशासन को एक गैंग के रूप में चला सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस नहीं दे सकते। तो प्रदेश के प्रशासन को एक गैंग के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जहां पे कौन सा एनकाउंटर फेक है, कहां गाड़ी पलटी गई, कहां पलटाई गई, कौन सी किलिंग स्टेज्ड है, कौन सी चूक है, कौन सी स्क्रिप्ट है, ये बाकी लोग उस पर बहस करते रहे। लेकिन प्रदेश सरकार बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के इस जंगल राज, इस गैंग राज पे हावी रहेगी। और इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता जब लिस्ट जारी करेंगे उनके डॉनों का, तो उसी में उनका एक विधायक खड़े होकर मंच से बोलेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह मुझे 51 लाख का चंदा देता है। 4 दिन पहले उसका वीडियो वायरल हुआ, सबने ताली बजाई, पुलिस ने ताली बजाई। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बन जाए, क्योंकि सबको पता चल गया कि उसे कौन चंदा देता है। आलोक वत्स साहब, अंत में किस बात का फिर ढिंडोरा की कानून व्यवस्था बड़ी सुधार दी है? जो आप कहते थे समाजवादी पार्टी के गुंडा राज है, तो वो तो फिर संज्ञा आपको भी दी जा सकती है कि पुलिस वालों पर हर अपराधी बेखौफ गोली चला देता है, फिर पुलिस कहती है एनकाउंटर में हमने मार गिराया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ अता पता नहीं चलता उनका। देखिए, आपको एक चीज बता दें, ये जो अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर केस है, ये जन आंदोलन में अगर कोई गया है उस पर केस है तो उसको ये क्रिमिनल केस में ट्रीट करा रहे हैं। सर, जो 100 एडीआर की रिपोर्ट ये नहीं कह रही है जन आंदोलन वाले केसेस हैं। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि कुल मिलाकर 36% सांसद और ऐसे हैं बीजेपी के जिनके ऊपर बहुत जघन्य अपराध हैं। वो जघन्य अपराध हत्या, रेप, अटेम्प्ट टू रेप या अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे अपराध भी लोगों के ऊपर है। बाकी नेताओं पे भी हैं और पार्टी के नेताओं पर भी हैं। तो समय आएगा तो उस पर जो दंडित होंगे उनको दंड दिया जाएगा। लेट द कोर्ट डिसाइड।
लेकिन अभी जो माहौल है, आप क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वही माहौल है जो समाजवादी पार्टी के समय में था। अब कोई फिरौती हो रही है, कोई रेप हो रहा है, कोई गुंडागर्दी हो रही है, कोई जमीन दखल कर रहा है। अरे ठीक है, ये जो कल हुआ गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि कानून यहाँ पर काम करने में विफल रहा है। मैं तो ये सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि अगर अपराधी इतने बेखौफ हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि पुलिस का डर है और अपराधी इतने बेखौफ हैं कि वो जब भी पकड़े जाते हैं तो पलट के पुलिस पे गोली चला देते हैं, अगर उनमें डर नहीं है इस बात का, तो फिर किस कानून के राज की हम बात कर रहे हैं? देखिए, ये चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है प्रशासन की। इसको कसने की जरूरत है, शिकंजा कसने की जरूरत है कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन अब तो हो गया और ये करवाया नहीं गया है। ये कोई सुनियोजित ढंग से कोई बड़े मंसूबे से कराया गया। मैं उंगली उठाने को समाजवादी पार्टी को कह दूंगा कि अतीक मुंह खोलने वाला था और ये फंस जाते। उंगली उठाने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इसकी तह तक जरूर पहुंचा जाए, क्योंकि बात सिर्फ इसी बात है कि ये वो देश है जिसने अजमल आमिर कसाब, जिसको हजारों लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पर, दुनिया भर के लोगों ने बंदूक चला के लोगों को मारते देखा था, इस देश ने उसको भी एक प्रॉपर ट्रायल दिया। अतीक उससे बड़ा अपराधी तो था नहीं, तो अगर अतीक को या अशरफ को या किसी और भी अपराधी को पूरा हक है कि कानून उनको अपना पूरा ट्रायल मिले, और तभी जो लोग हैं जो अतीक से सताए हुए थे और अपराधियों से सताए हुए हैं उन्हें पूरी तरीके से न्याय मिलेगा, गोली तंत्र से नहीं, कानून तंत्र से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर बात करेंगे खबरें और भी। क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता साकेत गोखले को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत की अर्जी मंजूर की है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए हम जमानत देने के इच्छुक हैं। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया, जवाब मांगा था। 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया था। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, साकेत गोखले जो हैं वो लगातार कई बार इस तरीके की परेशानियां झेल चुके हैं, खासतौर से गुजरात सरकार के हाथों। क्या पूरा मामला था और क्या राहत उनको पूरी मिली है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रमुख बातें कही हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वो आए थे गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ, जिसमें क्राउड फंडिंग मामले में जिस मामले में उनके ऊपर आरोप है कि साकेत गोखले ने करीब 1700 लोगों से 72 लाख रुपए इकट्ठा किया और इसके बाद उसका इस्तेमाल निजी अपने फायदे के लिए किया। इसके लिए क्राउड फंडिंग का एक मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ था, उनको गिरफ्तार किया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, साकेत गोखले ने जमानत की मांग की थी और यहाँ पर नोटिस के बाद आज जब सुनवाई हुई तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने ये पूछा कि आखिरकार वो कितने दिनों से जेल में है, तो गुजरात की तरफ से बताया गया वो 108 दिनों से जेल में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 108 दिनों से वो जेल में है, चार्जशीट दाखिल हो गई है, इसलिए क्राउड फंडिंग मामले में उनको जमानत देने के वो इच्छुक है और सीधे तौर पर जो है जमानत उनको दे दी है। यहाँ पर बड़ी राहत साकेत गोखले को है कि जो क्राउड फंडिंग मामला है उसमें जमानत उनको मिल गई है। हालांकि गुजरात सरकार विरोध इसका कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, जांच पूरी हो गई है, इसलिए उनको जमानत दी जानी चाहिए। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीएमसी नेता के लिए राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ रही है। आपको याद होगा गुजरात चुनाव के दौरान भी इनको अरेस्ट किया गया था, तो तब भी काफी इस पर राजनीतिक तौर पे भी हंगामा हुआ था। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ओबीसी को लेकर जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर राहुल गांधी के बयान पर जो उन्हें 2 साल की सजा हो चुकी है। आपको याद होगा कि जो मोदी का सरनेम इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने कोलार की रैली में हमला किया था, उसके बाद एक गुजरात के कोर्ट ने उनको सजा दी थी 2 साल की, उनकी सांसदी चली गई। लेकिन अब इसी मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है। उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि ये ओबीसी
लोगों का अपमान राहुल गांधी और कांग्रेस ने किया है, उसको पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कल कर्नाटक में अपनी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी और कहा कि अगर हिम्मत है तो 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसमें ओबीसी को लेकर जो आंकड़े आए थे उन्हें सार्वजनिक किया जाए। साथ ही साथ 2021 की लंबित जनगणना जो है उसको भी जल्द से जल्द कराया जाए। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। इस मुद्दे पर बिहार में आरजेडी बहुत पहले ही एक अभियान चला रही है। बिहार में राज्य सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना जो है वो कराई जा रही है। हम यहाँ पर एक ऐसी 2011 में हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है। अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि वे सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे। और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे। मोदी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इस कैप को आप हटा दीजिए, 50% को रद्द कर दीजिए, फिर ओबीसी की बात करिए। उससे पहले आप ओबीसी की बात मत करिए। अब जाति आधारित जनगणना की जो मांग है उसमें जो खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नवीनतम जाति जनगणना की मांग करती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संसद में ये मांग उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यूपीए सरकार में 2011-12 में जाति जनगणना कराई गई थी। कई कारणों से अब तक जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए जरूरी है कि ये डेटाबेस जो उसके लिए जरूरी डेटाबेस अभी अधूरा है। विशेष रूप से ओबीसी के उत्थान के लिए आवश्यक है कि डेटाबेस को पूरा किया जाए। ये जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 2021 की 10 वर्षीय जो जनगणना भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। नई जनगणना तुरंत हो और इसके व्यापक जातिगत जनगणना भी शामिल इसमें कराई जाए, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है। इस पर आरजेडी और जेडीयू की जो बिहार की सरकार है वो एक अभियान पहले ही चला रही है। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग की ही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर न कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी उसको तो नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया। उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ था, तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए और उसके लिए मांग करने गए। आप बताइए, बिहार का तो ऑल पार्टी, आप ही बताइए, कोई एक पार्टी थी, सारी पार्टियां का एक व्यू। और आप बोलिए हम लोगों का 19 में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, या दोनों हाउस में विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए, सर्वसम्मति से होता था। तो हम लोग तो उसके पक्ष आप में जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए।
अपनी सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन करने के बाद सचिन पायलट आज जनसंपर्क अभियान के लिए निकल पड़े। पायलट जयपुर के शाहपुर और झुंझुनू के खेताड़ी के में कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पायलट ने कहा कि उन्होंने एक मुद्दे को लेकर अनशन किया था, ना कि किसी का विरोध करने के लिए। पायलट ने यह भी कहा कि आदर्शों और भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करूंगा। पायलट ये कहते नजर आए कि बहुत सी शक्तियां दरार डालना चाहती हैं, उनसे बचकर रहना होगा। जो मेरी बातें हैं, मैंने पहले भी दिल्ली में कई बार जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी लीडरशिप है उनको बता रखी है, सब बातों को जानते हैं। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि मैंने जो आवाज उठाई है, जो मैंने एक मुद्दा उठाया है, उसका निराकरण हो, क्योंकि ये सबके हित में है, प्रदेश के हित में है, पार्टी के हित में, सरकार के हित में है। और भाजपा का जो करप्शन है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी इतनी बार आवाज उठा चुके हैं। तो जेपीसी की मांग हुई है पार्लियामेंट के अंदर, जिसके कारण एक षड्यंत्रकारी रूप से राहुल जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। ये बहुत बड़ा इशू है और हम लोग हमेशा भाजपा की जो करप्शन है उसको एक्सपोज करने का काम करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो। तो राजस्थान में भी जो हुआ उसका एक लॉजिकल एंड तक ये जांच पहुंचे, इस मांग को लेकर अपनी बात को रखा मैंने। कुछ दिन पहले जो मैंने अनशन जयपुर में किया था वो सिर्फ इस मांग को लेकर किया था कि जब कांग्रेस पार्टी हम सब लोग विपक्ष में थे तब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और बहुत सारे आरोप लगे थे करप्शन के, भ्रष्टाचार के, बहुत से स्कैंडल्स हुए थे। तो उनकी एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना था। और हम लोगों ने खुद ज्ञापन दिए थे गवर्नर साहब को, राष्ट्रपति जी को कि जांच होनी चाहिए। अब सरकार हमारी बनी है, अब 4 साल से ज्यादा हो गए। मैंने पूर्व में चिट्ठियां लिखी थी लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई, इस वजह से मैंने अनशन किया था। और अनशन मेरा वसुंधरा जी की सरकार के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ, जो हम लोगों ने बहुत से प्रमाण इकट्ठे किए थे उस वक्त, तो उस पर अगर होता तो लोग, मैं समझता हूँ, उसको अच्छा मानेंगे, क्योंकि हमारी कथनी करनी में फर्क ना हो, ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। कर्नाटका में बीजेपी का एक और बड़ा झटका लगा है। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने इस्तीफा दे दिया है और आज वे कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टर। इस दौरान डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का दक्षिणी भारत में जो सबसे मजबूत किला है कर्नाटका, वहां से एक एक करके उनके जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस की तरफ इस चुनाव से पहले जा रहे हैं। इसका कितना असर पार्टी पे आने वाले चुनाव पे पड़ेगा, ये अहम बात होगी। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।